आइए सुनते हैं सदानंद कुमार द्वारा लिखित कहानी पूस प्रवास भाग 3। गुची जी के मूल प्रश्नों का निवारण तो लगभग हो चुका था, पर इस सुंदर नवयुवती से लगातार संवाद की लालसा गुची जी के मन से ना जाती थी। सुरहरा कर एक छोटू मोटू गोलू लोलू सा सवाल नवयुवती की तरफ उछाल देते थे। अब तक तो नवयुवती सामान्य शिष्टाचार और सीट पर टिके रहने की मजबूरी में धैर्य से काम ले रही थी, पर उसके चंद्रमुखी चेहरे पर खीज की रेखा लंबी होती जा रही थी। इस बार भी बड़ी उत्सुकता से गुची जी ने तरुणी की तरफ एक बेहद व्यवहारिक प्रश्न फेंका। आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। इस पर थोड़ी खींच के साथ तरुणी ने गुची को देखा। लड़की के देखने के तेवर से गुची को ऐसा आभास हुआ मानो यह प्रश्न पूछकर उसने इस बार लक्ष्मण रेखा लांघ दी है। थोड़ी देर तो लड़की बिल्कुल ही मौन रही, मानो अपने क्रोध रूपी विष को कंठ में ही धारण करने की प्रैक्टिस कर रही हो। और लड़की को ऐसे मौन हुए देखकर गुची जी ने सोचा कि कहीं यह तूफान से पहले का सन्नाटा तो नहीं। फिर लड़की ने मुख पर एक उदार कृत्रिम मुस्कान बिखेरते हुए कहा कि जी मेरा नाम कल्लू है। अरे, आप जैसी सुंदर और मॉडर्न लड़की का नाम कल्लू, ये कैसा नाम है? गुची ने बिना किसी विस्मय के साधारण भाव से ये बात कही, क्योंकि गुची समझ रहा था कि लड़की ने खींच कर ये नाम बताया है। इधर लड़की के सब्र का बांध गुची के सवालों के थपेरे से बस टूटने ही वाला था। शायद इसलिए लड़की ने अपने बैग से कुछ दालमूट और चिप्स के पैकेट निकाले और एक पैकेट गुची को भी ऑफर किया। गुची को लगा शायद लड़की सवालों से मुक्ति चाहती है, इसलिए मुंह बंद करवाने को चिप्स ऑफर कर रही है। शुरुआती नानुकुर के बाद गुची जी ने झेप कर चिप्स का वो पैकेट ले ही लिया और खाने लगे। गुची को चिप्स खाता देख लड़की के चेहरे पर सुकून के भाव उभरे। गुची को लगा शायद सच में लड़की मेरे सवालों से बोर हो चुकी है। फिर गुची ने अपने स्वाभिमान की खातिर मन ही मन तय किया कि अब वो लड़की से कोई बातचीत नहीं करेगा और चुपचाप सो रहेगा। यूं तो कहते हैं कि इंसान अपने संवेदनाओं के कारण ही अब इंसान हो पाता है। इन संवेदनाओं में प्रेम सबसे ताकतवर संवेदना होती है। इंसान जब किसी मनोभाव के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है तो उसे किसी दूसरे मनोभाव से प्रतिस्थापित कर लेता है। जैसे यदि किसी के प्रति मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाए और यह ईर्ष्या बिसराने योग्य न हो तो धीरे धीरे मन उस ईर्ष्या को द्वेष में बदल लेता है। ठीक वैसे ही जब प्रेम का प्रत्युत्तर प्रेम में ना मिले तो तब मानव को अपने स्वाभिमान की याद आती है। इस लड़की के ऐसे तंज भरे लहजे ने भी गुची के स्वाभिमान को जागृत कर दिया था। सो संवाद की लाख लालसा होते हुए भी उन्होंने इस लड़की से अब बात ना करने की लगभग कसम खा ली थी। हाँ, लेकिन इतना शिष्टाचार जरूर बनाए हुए थे कि लड़की को बैठने में कोई तकलीफ न हो। सीट के बिल्कुल कोने में बैठी हुई लड़की को पूरी सीट दे देने की प्रबल इच्छा हो रही थी, परंतु अपना स्वाभिमान बार बार आड़े आ जा रहा था। किसी तरह गुची जी अपना हाथ पांव समेटे बर्थ के दूसरे कोने में दुबके हुए थे। कुछ कुछ ये ठंड का भी असर था। ज्यों ज्यों ट्रेन बिहार की तरफ बढ़ती चली जा रही थी, ठंड भी पूरी तरह जमीन पर उतर आने को आतुर हो रहा था। कोहरे ने तो वैसे भी ट्रेन के पहियों को भारी कर रखा था। घने कोहरे में बमुश्किल ही आगे का कुछ हिस्सा दिख पाता था। जल्द ही सफर ने हंसी शाम के बाद शबनमी रात में प्रवेश किया। वैसे तो ट्रेन के सफर में सो जाना गुची जी के यात्रा कौशल पर प्रश्न चिन्ह के माफिक था, पर पता नहीं कैसे उकरू होकर लेटे हुए होने के बावजूद इस बार उनकी आंख लग गई थी। आंखें खुली तो कैसा विस्मयकारी परिदृश्य देखा गुची जी ने। लगभग चित्कार भरे लहजे में बगल के बुजुर्ग सहयात्री दंपति से पूछा, अरे ये लड़की कहाँ गई?
इतने आत्मविश्वास के साथ गुची ने उस लड़की की खोज लेनी चाही मानो उस लड़की की पूरी जिम्मेदारी परमात्मा ने गुची को ही सौंपी थी। बगल के वृद्ध सज्जन ने कहा, कहाँ गई मतलब? वो तो तुम्हारे साथ थी ना, क्या बिना बताए उतर गई? गुची ने किसी लुटे पिटे सम्राट के भाव लेते हुए पूछा, मेरे साथ? नहीं तो, मैंने तो बस उसे यहाँ बैठने भर की जगह दी थी। पता नहीं कौन से स्टेशन पे उतर गई। बुजुर्ग ने मुखमंडल की भाव भंगिमा बिगाड़ते हुए कहा, अब तुम लोग इतने सहज भाव के साथ चना चबेना का आदान प्रदान कर रहे थे कि हमें तो लगा कि तुम दोनों साथ में ही हो। जब वो जम्मू स्टेशन के पास जाने को हुई तो हमें तो थोड़ा अचरज हुआ, पर कुछ बोलना हमने उचित नहीं समझा। बुजुर्ग की बातें गुची जी के मन मस्तिष्क पर ऐसा आघात कर रही थी मानो गुची जी ने किसी जीती हुई लॉटरी का टिकट खो दिया हो। कहानी आगे जारी रहेगी। कृपया आगे की कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।